Hello friends, welcome to my channel राधे कृष्ण नर्सिंग एकेडमी। आई होप यू ऑल वर डूइंग वेल। ये जो लेक्चर्स जो मैं आपको करवा रही हूँ, यहाँ पर जो है वो आपको जो अपकमिंग एग्ज़ाम है आरआरबी का जो एग्ज़ाम है हमारा नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए, उसकी प्रेपरेशन हो रही है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं हमारे क्वेश्चन की सीरीज़ के साथ। तो ये क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लॉन्ग बोन। ठीक है, यहाँ पर कुछ बोन्स के नेम मेंशन किए गए हैं जो कि लॉन्ग बोन्स हैं, बट यहाँ पर पूछा गया है ऐसी कौन सी बोन है जो लॉन्ग बोन नहीं है, वो हमें बतानी है। ह्यूमरस, स्टर्नम, टीबिया एंड अल्नर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दैट इज़ द स्टर्नम। ठीक है, स्टर्नम जो है वो लॉन्ग बोन नहीं है। ठीक है, ह्यूमरस जो है वो हमारे पास ये अपर जो हमारे अपर लिम्ब जो है वो उसमें होता है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्नर। ठीक है, तो ये हमारे पास अपर लिम्ब में आता है, और हमारे पास जो है वो ये अपर लिम्ब में आएगा, और ये हमारे पास टीबिया, फिबुला, ठीक है, ये हमारे पास लोअर लिम्स में आते हैं। ठीक है, बट ये लॉन्ग होती है, इनकी शेप जो है वो ऐसे इस तरीके से लॉन्ग होंगे। ठीक है, जो हमारे पास जो ये स्टर्नम है ये लॉन्ग नहीं होती है, ये हमारे पास कुछ फ्लैट शेप में होती है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है हमारे पास स्टर्नम। ठीक है, इसके भी जो है वो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर होगा हमारे पास मैनिब्रम। ठीक है, फिर ये ज़ीफर प्रोसेस है, देन बॉडी ऑफ द स्टर्नम ऐसे होता है। ये जो हमारे पास थोरेसिक कैविटी में जो हमारे पास जो रिब्स हैं, ठीक है, और वो स्टर्नम से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा एक थोरेसिक केज एक बन जाता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास स्टर्नम विच इज़ नॉट अ लॉन्ग बोन। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन स्पाइनल कॉर्ड माइलिन शीथ इज फॉर्म्ड बाय। ठीक है, तो आपको पता है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, उसमें जो माइलिन शीथ है वो किससे बनी होती है, वो यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लीजिए आप, स्वान सेल्स, ओस्टियोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है, और माइक्रोल्जिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दैट इज द स्वान सेल्स। ठीक है, स्वान सेल्स जो है वो माइलिन शीथ को फॉर्म करते हैं। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, यहाँ पर आप देखिए, ये जो है ये हमारे पास एक नर्व न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको देखिए डेंड्राइट्स हैं, ये हमारे पास जो है वो एक्सॉन है। एक्सॉन एक्ट एज अ रेलवे। ठीक है, यहाँ पे देखो एक्ट एज अ रेलवे, और ये हमारे पास जो ट्रेन का जो स्टेशन है। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो चीज़ें जो रेलवे ट्रैक के थ्रू ट्रांसफ़र हो रही हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलता है, तो ये हमारे पास जो साइड से जो ऐसे नर्व्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जैसे ये ग्लायल सेल्स हैं, तो इनको हम ओलिगोडेंड्रोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, ये भी हमारे पास एस्ट्रोसाइट्स हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग जो है वो इससे अटैच होते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास एक नॉर्मल जो कैसे जो है वो नर्व्स जो हमारे न्यूरॉन्स जो हैं वो जो मैसेज है वो कैसे कन्वे करते हैं नेक्स्ट नर्व सेल के लिए। ठीक है, तो वन बाय वन ऐसे ट्रांसफ़र होता जाएगा मैसेज। ठीक है, फ्रॉम वन ट्रेन स्टेशन से अनदर, और आगे से आगे जो है वो बॉडी उसके अकॉर्डिंग जो है वो एक्ट करती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखिए, ये इसका इन डिटेल यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया गया है। तो जैसे ये पोर्शन यहाँ पर इसका जो है वो इन डिटेल यहाँ पर बताया गया है। तो ये है अंदर जो ऐसे जो है वो आपको दिख रहा है, तो ये है हमारे पास शीथ, माइलिन शीथ। ठीक है, इंटरनल दिखाई दे रहा है। बाहर से जो है वो एक एक पॉइंट इसका बीच में दिखाई दे रहा है, जिसे जो हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास होता है एक्सोन। ठीक है, जो बीच के जो पॉइंट्स होते हैं इनको हम कहते हैं एक्सोन्स, और ये पूरा हमारे पास माइलिन शीथ है। तो कौन बनाता है ये माइलिन शीथ, ये देखिए स्वान सेल्स। ठीक है, तो ये बाहर से शो किया गया है, स्वान सेल्स। ये हैं स्वान सेल्स जो शीथ को पूरा बनाते हैं वन बाय वन, जैसे लेयर्स की तरह पूरा बन के बंडल की फॉर्म में वो स्वान सेल्स होते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर और स्ट्रक्चर में आप और डिटेल में देख सकते हैं। ये है ओस्टियोसाइट्स। ओस्टियोसाइट्स क्या है, ओस्टियोसाइट्स जो एक मैच्योर बोन सेल है, और ये जो है वो ओरिजिनली स्टार्टिंग में ओस्टियोसाइट्स जो है वो ओस्टियोब्लास्ट होते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे वो बोन मैट्रिक्स में एम्बेड हो जाते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑल आर मोटर नर्व्स एक्सेप्ट। तो यहाँ पर जो है नर्व्स के नेम दिए गए हैं। अगर आपको ये आप इनको पढ़ेंगे तो आप पहचान पाएंगे। ये हमारे पास जो है वो क्रेनियल नर्व्स हैं, 12 पेयर जो है वो हमारे पास क्रेनियल नर्व्स के होते हैं। तो यहाँ पर जो है उसमें जो है वो मोटर नर्व्स, सेंसरी नर्व्स, मिक्स्ड टाइप की नर्व्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि ये जो नर्व्स हैं इनमें मोटर नर्व्स तो हैं पर कोई एक नहीं है। ठीक है, सभी हैं, कोई एक नहीं है। जो नहीं है वो हमें बतानी है। ऑप्शंस देख लीजिए, असेसरी, एब्डिसेंस, ट्रॉक्लियर एंड ट्राइजेमिनल। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दैट इज द ट्राइजेमिनल। ठीक है, तो ये इन डिटेल मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं
ट्राइजेमिनल जो है वो बोथ है, ठीक है, इट एक्ट एज अ मोटर एंड सेंसरी नर्व, ठीक है, बाकी जो थे वो मोटर थे और बाकी रिमेनिंग और भी जो हैं वो नर्व्स जो हैं कौन सी सेंसरी कौन सी मोटर आप यहाँ पर देख सकते हैं अलॉन्ग विद देयर फंक्शंस, ठीक है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वैसे भी आपको ये अवेलेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रोकास एरिया इज इन द, ठीक है, तो ब्रोकास एरिया जो है वो कहाँ पर होगा, ठीक है, तो फ्रंटल लोब, ठीक है, हमारे जो ब्रेन है वहाँ पर फ्रंटल लोब में है, प्राइटल लोब में है, ऑसिपिटल लोब में है, टेम्पोरल लोब में है, कहाँ पर ये एरिया लोकेट करता है वो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो वो लोकेट करता है फ्रंटल लोब में, ठीक है। अभी ये जो एरिया है ये रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए है वो भी आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास ब्रोका एरिया, ये स्पीच प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होता है, फ्रंटल लोब में है, ठीक है। और ये हमारे पास टेम्पोरल लोब है और ये हमारे पास अनदर एरियाज और भी हैं यहाँ पर, जैसे रेंकेज एरिया, इसके बारे में भी समटाइम क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये जो होता है ये अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ स्पीच का काम करता है। ऑन द अनदर हैंड जो ब्रोकास एरिया है ये स्पीच प्रोडक्शन का काम करता है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ब्लाइंड स्पॉट इज नोन एज, ठीक है, तो ब्लाइंड स्पॉट को क्या कहते हैं, मैकुला ल्यूटिया, ऑप्टिक डिस्क, फोवियल सेंट्रलिस एंड नन ऑफ द अबव। तो ब्लाइंड स्पॉट को जो है वो क्या कहेंगे, ब्लाइंड स्पॉट जो है एक स्मॉल ऐसा पोर्शन होता है आई की विजुअल फील्ड में, ठीक है, जो हमारे पास जो ऑप्टिक नर्व के हेड एंड साइड पर ये एक एरिया लोकेट करता है, ठीक है, विद इन द रेटिना। सो दैट इज द राइट आंसर इज द ऑप्टिक डिस्क। देख लीजिए आप, दिस इज द ब्लाइंड स्पॉट, ये है ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो ऑप्टिक नर्व पूरा इस तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लीनिंग द बेड सोर हैज़ टू बी डन फ्रॉम, ठीक है, तो बेड सोर्स हो जाते हैं, ठीक है, जिन्हें हम प्रेशर सोर भी कहते हैं, ठीक है, तो वो एक अल्सर की फॉर्म हो जाता है, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो है वो एपिडर्मिस लेयर, फिर डर्मिस, ठीक है, फिर सबक्यूटेनियस मसल और बोन तक वो डीप चला जाता है इन सम केसेस, ठीक है। तो ये जो बेड सोर्स हैं प्रेशर एरिया पे ज़्यादा इनकी फॉर्मेशन होती है, तो इनको क्लीन कैसे करना है, ठीक है। तो क्लीन करने के लिए क्या जो हम स्टेप्स फॉलो करते हैं, क्या टेक्निक यूज़ करेंगे, इनर टू आउटर, ठीक है, कि पहले अंदर से क्लीन करना शुरू किया, जैसे हमने गॉस पीस लिया, स्वैब लिया, तो उसको अंदर पे रखा, फिर वहाँ से ऐसे क्लीन करते 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 बाहर आए और उसको डिस्कार्ड किया, ठीक है। तो वैसे करेंगे या आउटर टू इनर, कि बाहर से क्लीन करते करते लाए, ऐसे 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 और ऐसे फिर डिस्कार्ड किया, ठीक है। तो ये है वूंड पार्ट नियर टू द केयर गिवर फर्स्ट, ठीक है, तो जो केयर गिवर के पास वाला पार्ट है उसको पहले क्लीन करेंगे, या ऑल द सरफेस एट द टाइम, की पूरा ऐसे करते रहे, ठीक है, कोई नहीं देखे ना इनर टू आउटर ना आउटर टू इनर, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दैट इज द आउटर टू इनर, बाहर से क्लीन करते हुए बाहर से क्लीन करते हुए हम आएंगे और अंदर तक, ठीक है। तो हमें क्या होता है, लेस कॉन्टेमिनेटेड टू मोर कॉन्टेमिनेटेड करते हुए फिर उसको डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट शुड बी द साइज ऑफ द एंडोट्रैकियल ट्यूब फॉर अ न्यू बॉर्न वेइंग 2000 to 3000 ग्राम, ठीक है। तो आपके पास जो है एंडोट्रैकियल ट्यूब का साइज पूछा गया है, जिसमें न्यू बॉर्न का जो वेट है वो हमारे पास 2 to 3 kg, ठीक है, ये यहाँ पर ग्राम में दिया गया है 2 to 3 kg, मैंने इसको kg में आपको कन्वर्ट कर दिया। तो 2 to 3 kg का अगर होगा तो उसमें नियर अबाउट क्या साइज़ हम यूज़ करेंगे, 3, 2.5, 4, 3.5, तो ये हम यूज़ करेंगे 3.5, ठीक है। तो मैं आपको और भी दिखा देती हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर वेट के अकॉर्डिंग और जेस्टेशन एज के अकॉर्डिंग क्या ट्यूब का साइज़ रहेगा इन मिलीमीटर, जो उसका इंटरनल डायमीटर होता है, तो वो यहाँ पर शो किया गया है, आप इसको यहाँ से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लिनिकल डेथ इज ऑल्सो नोन एज, क्लिनिकल डेथ को हम क्या कहते हैं, ब्रेन डेथ, लीगल डेथ, एक्सीडेंटल डेथ, बायोलॉजिकल डेथ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है मैं आपको बता दूँ, जो हमारे पास जो टर्म्स हैं, ठीक है, ब्रेन डेथ क्या होती है, ब्रेन डेथ में क्या होता है, परमानेंट इरिवर्सिबल जो है वो डेथ हो जाता है, परमानेंट इरिवर्सिबल जो है वो ब्रेन फंक्शन हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी हमारे पास ब्रेन के जो फंक्शंस हैं वो परमानेंट डैमेज हो चुका है, इरिवर्सिबल है, हम उनको किसी भी ट्रीटमेंट के थ्रू ठीक नहीं कर सकते कि फंक्शन में लेके आएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर जो पेशेंट की बॉडी के जैसे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जैसे लीवर, किडनी, हार्ट, ठीक है, जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो फिर भी सर्वाइव कर रहे हैं, वो भी
लाइव हैं, ठीक है। अगर हम पेशेंट को वेंटिलेटर का सपोर्ट प्रोवाइड करके रखेंगे तो वो कुछ एक टाइम तक रहेंगे लाइव, ठीक है। अनटिल अनलेस हम उनको उस टाइम पे अगर किसी को ट्रांसप्लांट के लिए वो ऑर्गन्स को यूज़ करना है तो वो कर सकते हैं इन केस ऑफ ब्रेन डेथ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लीगल डेथ। लीगल डेथ क्या होगा, जब हमारे पास कोई जो है वो हाई अथॉरिटी का पर्सन, ठीक है, वो एक पेशेंट को जो डेथ हो चुका है उसको अगर डिक्लेयर कर देते हैं, जैसे कि डॉक्टर है, ठीक है, अगर डॉक्टर जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं एक पेशेंट को कि नाउ दिस पेशेंट इज डेड, ठीक है, तो वो हुआ लीगल डेथ, ठीक है। एक है हमारे पास एक्सीडेंटल डेथ। एक्सीडेंटल डेथ में क्या होता है कि किसी भी इंडिविजुअल की मीन्स एक नेचुरल तरीके से डेथ नहीं हुई है, कोई एजिंग प्रोसेस नहीं था, कोई डिजीज से नहीं हुआ, वो कोई एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, वो ऑन द स्पॉट उसका जो है वो डेथ हो जाती है, ठीक है। कोई डिजास्टर हुआ नेचुरल या कोई कार एक्सीडेंट है, ठीक है, उस तरीके से, तो वो एक्सीडेंटल डेथ हुई। नेक्स्ट हमारे पास बायोलॉजिकल डेथ। बायोलॉजिकल डेथ में भी वैसा ही है, इरिवर्सिबल है लॉस, ठीक है, पर यहाँ पर ब्रेन फंक्शन का जो था वो इरिवर्सिबल हुआ था। बायोलॉजिकल में जो था वो ऑल बॉडी पार्ट्स भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे बायोलॉजिकल डेथ में, ठीक है। कोई बॉडीला फंक्शन वहाँ पर नहीं होगा, इंक्लूडिंग ब्रेन फंक्शन भी नहीं हो रहे हैं, और जितना भी हम इसमें कुछ भी ट्रीटमेंट कुछ भी कर लें, चाहे वेंटिलेटर भी प्रोवाइड कर दें, बट फिर भी हम पेशेंट को जो है वो उसका ऑर्गन्स तक को भी जो है वो सर्वाइवल रेट तक नहीं ले जा सकते, तो वो कंप्लीटली डेथ हो जाता है बायोलॉजिकल डेथ में, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है क्लिनिकल डेथ का वो है हमारे पास ब्रेन डेथ, ठीक है, ब्रेन डेथ। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, इसका जो राइट आंसर दैट इज अ ब्रेन डेथ, बायोलॉजिकल डेथ, ठीक। इसमें जो है वो वाइटल ऑर्गन्स जो हैं पेशेंट के वो कुछ टाइम तक सर्वाइव रहते हैं अगर हम पेशेंट को वेंटिलेटर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। ब्रेन तो नहीं है, ब्रेन डेड है, वो फंक्शन नहीं करेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, सभी जो बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो भी अब काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांसप्लांटेशन के चांसेस भी ज़ीरो हो जाते हैं, यहाँ पर ट्रांसप्लांटेशन हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन इज, ठीक है, किसको सीवियर डिहाइड्रेशन हुआ उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या करेंगे, स्टार्ट कोलोइड्स इमीडिएटली, स्टार्ट रिंगर लैक्टेट इमीडिएटली, कॉम्बिनेशन ऑफ 5% डेक्सट्रोज विद रिंगर्स लैक्टेट, स्टार्ट डीएनएस इमीडिएटली, ठीक है। तो यहाँ पर जो सीवियर डिहाइड्रेशन का जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, इसमें हम स्टार्ट करेंगे रिंगर लैक्टेट इमीडिएटली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, ठीक है। प्री एनेस्थेटिक मीन्स किसी को अनेस्थीसिया देने से पहले कोई हम अगर मेडिकेशन देते हैं उसे कहते हैं प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, ठीक है। तो वो हम देंगे, क्यों देंगे, रिड्यूस एंग्जाइटी एंड फियर पेशेंट का, उसकी सलाइवा सिक्रेशंस को कम करने के लिए, उसकी बॉडी के जो रिफ्लेक्सेस हैं उनको थोड़ा कम करने के लिए, या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ऑल ऑफ द अबव, ये सभी काम जो है वो एक प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन करती है, ठीक है। इसमें जो है वो हम जो एग्जांपल आप ले सकते हैं दैट इज़ प्रोपोफेल, ठीक है, एक एग्जांपल प्रोपोफेल का है, और मिडाजोलम, ठीक है। तो ये जो ड्रग्स हैं ये हम देते हैं एनेस्थीसिया से पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ नर्स एंटर्स अ रूम फाइंड्स अ क्लाइंट लाइंग ऑन द फ्लोर। एक नर्स जो है एक रूम में एंटर करती है और वो देखती है कि क्लाइंट जो है वो पूरा ज़मीन पर लेटा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या एक्शन करने वाली है नर्स, ठीक है, असिस्ट द क्लाइंट बैक टू द बेड, उसको पहले बेड पे लेके जाओ और पेशेंट से पूछो कि उसे क्या हुआ है, देन एस्टैब्लिश वेदर द क्लाइंट्स इज रिस्पॉन्सिव, ठीक है। तो देखो कि पेशेंट रिस्पॉन्स कर रहा है, उसकी बॉडी में कुछ रिस्पॉन्सेज हैं, कॉल फॉर द हेल्प टू गेट द क्लाइंट बैक इन द बेड, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि पेशेंट जो है वो कितना रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है, तो वो सबसे पहले करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक इन अ हॉस्पिटल देर आर 4 पेशेंट हु रिक्वायर्स अटेंशन, ठीक है। तो एक नर्स है और उसके पास 4 पेशेंट्स हैं, उन सबको जो नर्स का अटेंशन चाहिए। तो क्या सिचुएशन है मैं आपको बताती हूँ, हमें बताना है कि सबसे पहले जो नर्स है वो कौन से पेशेंट को अटेंड करेगी उन 4 पेशेंट्स में से, ठीक है। 4 पेशेंट्स हैं आपके पास, एक जो पेशेंट है हमारे पास फर्स्ट वो है 66 ईयर ओल्ड वेटिंग टू बी डिस्चार्ज, उसका डिस्चार्ज होना है तो डिस्चार्ज के लिए वेट कर रहा है, उसको अटेंड करना है। या 34 ईयर ओल्ड अस्थमा पेशेंट है, ठीक है, आस्किंग टू एम्बुलेट, तो उसको अटेंड करना है, सेकंड हो गया। देन थर्ड पेशेंट हमारे पास कौन है, 66 ईयर ओल्ड विद न्यूमोथोरेक्स कंप्लेनिंग ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ फील हो रहा है तो उसको अटेंड करना है। या फोर्थ पेशेंट हमारे पास है 21 ईयर का ओल्ड पेशेंट, 21 ईयर ओल्ड पेशेंट है और पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है, उसको पेन हो रही है, ठीक है, तो उसको अटेंड करना है। तो क्वाइट ऑब्वियस है यहाँ पर कि देखिए जैसे डिस्चार्ज का तो है तो उसको तो साइड कर दो, ठीक है, डिस्चार्ज तो वेट कर सकते हैं। फिर
पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है, उसको पेन हो रही है तो होगा, पेन होती है, ठीक है, तो उसका भी हम थोड़ा सा होल्ड पर रख सकते हैं, ठीक है। अभी 34 ईयर का है, अस्थमा का पेशेंट है, तो उसको भी थोड़ा हम एम्बुलेट के लिए थोड़ा सा वेट करवा सकते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो जाएगा वो जाएगा 66 ईयर ओल्ड का पेशेंट है, न्यूमोथोरैक्स का है और उसको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो हम उसमें सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट शुड द इनिशियल एक्शन ऑफ अ मेडिकल सर्जिकल नर्स, ठीक है। तो एक हमारे पास मेडिकल सर्जिकल नर्स है, उसका इनिशियल एक्शन क्या होगा। अगर वो एक पेशेंट को देखती है कि उसका स्लर्ड स्पीच है, डिसओरिएंटेड है पेशेंट, उसको टाइम प्लेस का कुछ समझ में नहीं आ रहा है और उस पेशेंट को जो है वो हेड इंजरी हुई थी 24 आवर्स पहले, ठीक है, तो अब उसमें वो क्या देखते हैं, क्या उसका स्टेप रहेगा उसकी ट्रीटमेंट के लिए, इनिशियल एक्शन क्या लेगी। रीचेक द पेशेंट्स न्यूरोलॉजिकल स्टेटस इन 15 मिनट, उसका न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को चेक करते रहेंगे 15 मिनट्स में, और कंटिन्यू करेंगे द आर्ली न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, एक आर में जो है उसका न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करते रहेंगे। प्रिपेयर द पेशेंट फॉर इमरजेंसी सर्जरी के लिए उसको प्रिपेयर करेंगे, या इन्फॉर्म द न्यूरो सर्जन अबाउट द पेशेंट स्टेटस, तो हम क्या करेंगे, हम इन्फॉर्म करेंगे न्यूरो सर्जन को पेशेंट की स्टेटस के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ द बिलो आर साइन ऑफ कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट, ठीक है, तो ये जितने भी साइंस हैं ये कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट के साइंस हैं, बट कोई एक जो नहीं है वो हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। अब्सेंस ऑफ पल्स, इमीडिएट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल एंड डायलेटेशन ऑफ प्यूपिल, ठीक है। तो कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट में जो है वो पल्स का अब्सेंस हो जाता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है, डायलेटेशन ऑफ प्यूपिल भी नहीं होता है, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल जो है वो राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइल केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद हाइपरटेंशन, ठीक है, आपको क्लियर किया गया है कि एक हाइपरटेंशन का पेशेंट है, उसकी केयर एक स्टाफ कर रहा है और नर्स ने नोट किया कि उसका जो वाइटल साइंस में उसका जो बीपी था वो 140/90/60 मीन्स इंक्रीज हो रहा है, पल्स उसकी 120 पर मिनट चली गई, ये भी इंक्रीज हो गई, रेस्पिरेशन उसका इंक्रीज हो चुका है, टेम्परेचर उसका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो जो नर्स के जो इनिशियल एक्शन होगा वो क्या होगा, कॉल द डॉक्टर, रीचेक द वाइटल्स, ऑब्टेन आर्टरी ब्लड गैसेस एंड ऑब्टेन एन ईसीजी, ठीक है। तो वो सब करने से पहले जो फर्स्ट जो होगा दैट इज द कॉल द डॉक्टर, डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे उसके वाइटल्स के बारे में, क्योंकि वाइटल्स हमारे पास हैं, वो चेक किए गए, उनको रीचेक करने की जरूरत नहीं है, उनको चेक किया गया अश्योरेंस के साथ, डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे सो दैट वो बताएंगे कि नेक्स्ट स्टेप हमें क्या लेना है, क्या चीज़ का असेसमेंट करना है और क्या उसमें ट्रीटमेंट देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केमिकल कोगुलेंट यूज टू ट्रीट रॉ रिवर वाटर, ठीक है, तो यहाँ पर केमिकल कोगुलेंट हमें देखना है जो हम यूज़ करेंगे रिवर वाटर में, रिवर वाटर के लिए, ठीक है। तो जो रिवर का वाटर है विच इज़ अ सोर्स ऑफ अ वाटर, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से जो वाटर है वो हम किसी टैंक में स्टोर करते हैं, ऐसे तो है नहीं कि रिवर से ही पाइप्स डाली हुई हैं और हमारे घरों में सीधा टैप में पानी आ रहा है, वो नहीं होता। तो हमारे पास जो टैंक होगा उसमें वाटर स्टोर किया जाता है, ठीक है, इसमें केमिकल एजेंट को डाला जाएगा, ठीक है, जो भी केमिकल एजेंट होगा वो इसमें डाला जाएगा और उसी के करना है कोगुलेशन करना है। तो किस तरीके से कोगुलेशन होगा, जो भी इसमें सॉइल पार्टिकल्स जो भी चीज़ें होंगी वो उस केमिकल की वजह से सेडिमेंट हो जाती हैं, ठीक है। तो जब सेडिमेंट हो जाएगा तो नीचे जो वो सारा इम्प्योरिटीज आ जाएंगी, ऊपर जो वो वाटर क्लीन हो जाएगा, फिर ये क्लीन वाटर का पाइपलाइन के थ्रू घरों में जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस होगा, तो ये सब प्रोसेस कौन करता है, कौन सा हम केमिकल कोगुलेंट इसमें यूज़ करेंगे, क्लोरीन, पोटेशियम परमैंगनेट, एलम, सोडियम क्लोराइड, तो हम यूज़ करेंगे एलम को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एन आंगनवाड़ी वर्कर केयर्स टू व्हाट साइज ऑफ पॉपुलेशन, तो एक आंगनवाड़ी वर्कर कितना पॉपुलेशन पर काम करती है, 1000, 1 लाख, 100 एंड 1 मिलियन, तो ये होगा 1000, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इंक्लूड्स, ठीक है, तो हमारे पास लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है प्राइमरी लेवल, देन सेकेंडरी लेवल, देन टर्शरी लेवल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, रिहैबिलिटेशन एंड डिसेबिलिटी लिमिटेशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन एंड स्क्रीनिंग, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, स्क्रीनिंग एंड इम्यूनाइजेशन, ठीक है। तो जब ट्रीटमेंट की बात होती है या डायग्नोसिस की बात होती है तो सेकेंडरी प्रिवेंशन में आता है, ठीक है, और जब रिहैबिलिटेशन और डिसेबिलिटी लिमिटेशन की बात आएगी तो वो टर्सरी लेवल पर चला जाएगा। जहाँ पर बात प्रोटेक्शन की आ रही है, ठीक है, और इम्यूनाइजेशन की आ रही है, कुछ स्क्रीनिंग की बात आ रही है, तो वो हमारे पास प्राइमरी लेवल पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर था दैट इज द अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी एंटीनेटल चेकअप विजिट्स जो होते हैं ऑन अ मिनिमम शुड बी रिकमेंडेड फॉर एन एंटीनेटल चेकअप मदर के लिए, ठीक है।
तो यहाँ पर जो है वो मदर का जो एंटीनेटल मदर है उसको चेकअप के लिए कितने विजिट्स जो हैं उसके मिनिमम होने चाहिए, 1 विजिट, 5, 6 और 4, मिनिमम 4, ठीक है। ये आइडियली वैसे तो हमारे पास क्या होना चाहिए, जैसे जो हमारे पास फर्स्ट 7 मंथ्स हैं उनमें मंथ में 1 विजिट होना चाहिए। उसके बाद जो हमारे पास 8th और जो 9th मंथ जो होगा उसमें ट्वाइस अ मंथ होना चाहिए, मीन्स 15 डेज़ के ऊपर हमें जाना चाहिए विजिट के लिए। जैसे ही 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद वंस अ वीक, उसके बाद आफ्टरवर्ड्स उस तरीके से फॉलो होना चाहिए। बट इतना अगर टाइम नहीं है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग एटलीस्ट 4 विजिट्स प्लान किए गए हैं, ठीक है। फर्स्ट जो है वो जैसे ही मदर प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी कंसीव होती है, उनको इन्फॉर्मेशन दे चेकअप होता है, ठीक है। तो फर्स्ट एज सुन एज पॉसिबल, तो विद इन 12 वीक्स में हो जाना चाहिए। सेकेंड 14 to 26, थर्ड 28 to 34 वीक्स एंड फोर्थ 36 वीक्स और टर्म, ठीक है। अगर इस पर भी किसी की डिलीवरी नहीं होती है तो उसके बाद भी हो विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो एक हाउस विजिट होना चाहिए फीमेल हेल्थ वर्कर के थ्रू, और एक विजिट जो है वो आफ्टर 36 वीक्स के बाद। ये कैसी कंडीशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कमेटी वॉज सेटअप टू सी द जनरल कंडीशन ऑफ द नर्सेज, ठीक है। तो नर्सेज का क्या वर्क, उनका जो किस तरीके से वो वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और उनका जो वर्क परफॉर्मेंस कैसा है, उनका वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है, और कितना जो है वो नर्सेज जो अपना स्टैंडर्ड ऑफ जो क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर को प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितना उसको अपलिफ्ट कर पा रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। तो वो सब चीज़ों को चेक करने के लिए जो कमेटी है वो कौन सी है, हाई पावर कमेटी, मोडालियर कमेटी, मुखर्जी कमेटी एंड बोहर कमेटी। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ द हाई पावर कमेटी, ठीक है। और हमारे पास जो मोडालियर कमेटी है ये हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी, ये होती है हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। बोहर कमेटी हमारे पास हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, ठीक है। हेल्थ सर्विसेज को डेवलप करना, उनको प्लान आउट करना, ये इन डिफरेंट कमेटीज़ का काम है, ठीक है। मुखर्जी कमेटी जो फैमिली प्लानिंग की जो सर्विसेज हैं उनको कितना अच्छे से प्रोवाइड हो रही हैं वो सब चेक करने के लिए होती है, ठीक है। और ये डिफरेंट कमेटीज़ का जो कौन कौन से ईयर में जो है वो ये स्टार्ट की गई थी वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई टुडेज लेक्चर। तो आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और भी कोई भी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे बताइए, मैं अपने क्वेश्चन अपने लेक्चर्स में उन चीज़ों को इंक्लूड करूँगी, ठीक है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ एज मच एज यू कैन एंड सब्सक्राइब माई चैनल राधा कृष्ण नर्सिंग अकेडमी। थैंक यू।